हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम खुशी। जैसा कि आपको पता है कि डेट शीट आ चुकी है, तो पिछले ईयर के जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स थे उसकी रेगुलर अब आपको डेली वीडियोस मिलेंगी, जिसकी आपको प्रिपरेशन पक्का करनी ही करनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं। अब किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, और अगर आप आइडिया चाहते हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमकॉम लेवल पे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही रेलिवेंट होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि सीडीएलयू की तरफ से है। सीडीएलयू मतलब कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि मार्च 2021 में हुआ था। और इस पेपर का नाम है मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसका जो कोड है ये 101 है, मतलब कि फर्स्ट एग्जाम होता है आपका मैनेजमेंट प्रोसेस का। एमकॉम के एग्जाम में आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से रहता है, आपकी 4 यूनिट्स होती हैं। 4 यूनिट में से आपको हर एक यूनिट में से दो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 4 यूनिट्स हैं आपको, और आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसमें आपको चॉइस है कि आप कोई भी एक क्वेश्चन इसमें कर सकते हो, एनी वन जो आपको आता है आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और हर एक क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। तो 14 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका जो 5th क्वेश्चन होता है जो कि कंपलसरी है, और जो ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा, 5th क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, और जो ये कंपलसरी क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 7 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसके 2 मार्क्स ईच है। मतलब अगर इसका टोटल करें तो ये भी आपके 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये टोटल 70 मार्क्स आपके जो हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, और जो 30 मार्क्स हैं वो आपके असेसमेंट होते हैं, जिसे हम इंटरनल बोलते हैं। ये मैं आपको पूरी डिटेल या पैटर्न इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, आपको डाउट होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना क्या होता है, तो ये इसलिए मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। तो ये फॉर्मेट रहता है आपके पेपर का। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो पेपर है उसको, जो कि सीडीएलयू का है, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। पेपर का नाम है मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, 70 मार्क्स का, और आपको 3 आवर्स मिलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 2 मार्क्स ईच होंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट होती है या जो मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या उनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, तो उसको बोलते हैं हम मैनेजरियल स्किल्स। तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखना कि आपको ये 2 मार्क्स के अंदर करना है। पेपर के अंदर अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप 1 साइडेड की एक शीट जो है वो फिल कर देना, और अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, आप बहुत स्लो लिखते हो, तो आप हाफ पेज जो है वो लिख देना, वो इनफ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मैनेजरियल स्किल। सेकंड कहता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होती है, मतलब कि जब भी रिक्रूटमेंट वगैरह चलती है तो ये जो सारी प्रोसेसिंग होती है वो स्टाफिंग की होती है, मतलब स्टाफ को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखना, दैट इज स्टाफिंग। सी कहता है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग किस तरीके से की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये आपने पूरी बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉइज परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है सोच, की जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सोच क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। 5th क्वेश्चन इज लर्निंग। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है जो आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करते हो, प्लस आपको इसमें प्रैक्टिस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप जो लर्निंग है वो एक टाइम में कर लेते हो और उसको छोड़ देते हो, वो चीज जो है वो आपको याद नहीं रहती है, इसलिए लर्निंग में आपको कॉन्टिन्यूस उस चीज को करते रहना है। जैसे कि इसमें ड्राइविंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपने एक बार सीख ली और अगर आपने रेगुलर उसे नहीं चलाया, कोई भी व्हीकल है आपने रेगुलर नहीं चलाया, तो आप जब भी उसे दोबारा चलाओगे तो आपको दोबारा से उसे सीखना पड़ेगा, दैट इज लर्निंग। ठीक है, फिर आता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, एंड द लास्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये 2-2 मार्क्स के हैं। यूनिट नंबर 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से एक आपको करना है। यहाँ पे आपके सामने दोनों क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है कि आउटलाइन FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो एक पर्सन था FW टेलर, इन्होंने जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी दी थी उसको हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। आउटलाइन मतलब जो भी उसके मेन की पॉइंट्स है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड इसमें यही पूछा गया कि एग्जामिन करो इट्स रेलिवेंस टू द प्रेजेंट डे इंडस्ट्री, मतलब कि जो आज के टाइम पे जो भी इंडस्ट्रीज पनप रही हैं, जो न्यूली सेटअप इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर जो ये FW टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो ये थ्योरी थी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। रेलिवेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसकी जो भी इंपॉर्टेंस है उसको भी हमने यहाँ पर करना है। एक तरफ से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल थिंकिंग पे बेस करता है, या हम बोले कि केस स्टडी से उठाया गया है।
केस स्टडी से उठाया गया है। थोड़ा सा आपको जो है वो एनालिटिकल थिंकिंग के थ्रू ही आपको अपने एग्जाम में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज समथिंग रिगार्डिंग टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब कि अगर हम बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें, जो कि हमारा एक बहुत ही बड़ी चीज होती है कि हमें अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस को जो सोशल वर्क भी करना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस क्या करता है, हमारी जो सोसाइटी है उससे बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारी ऐसी चीजें लेता है, इन रिटर्न उसे कुछ ना कुछ पेमेंट भी करना चाहिए जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे कि इन्वायरमेंट को साफ रखना, उसके जो फैक्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है उसके आसपास का जो सिचुएशन है वो अच्छी हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, पॉलीथीन को यूज ना करना, तो ये जो सारी चीजें हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती हैं। तो इसमें क्या कहता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स दो या कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दो जो कुछ तो उसके फेवर में बात करें और कुछ उसके अगेंस्ट बात करें। मतलब कि आपको यहाँ पर दो चीजें बनानी है। फर्स्ट आपको ये लिखना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या क्या फेवरेबल चीजें हैं, और सेकंड जो है वो उसकी कौन कौन सी अगेंस्ट हैं चीजें, वो आपको लिखनी है। व्हाट एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस undertake to discharge their social responsibility toward different stakeholders। स्टेक होल्डर्स होते हैं जो हितकारी होते हैं। यहां पर शेयर होल्डर नहीं है, यहां पर स्टेक होल्डर लिखा हुआ है। स्टेक होल्डर इज मच डिफरेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स होते हैं हमारी कंपनी के ओनर्स, और स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है कि वो सारे लोग जिनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस के अंदर। जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, हमारा जो बैंक है जिससे हमने लोन लिया है, गवर्नमेंट है, हमारे जो ओनर्स हैं, हमारे डेटर्स होते हैं, या कोई भी XYZ कोई भी पर्सन जिसका कुछ ना कुछ हमारे बिजनेस के साथ लिंक्ड है, तो वो हमारे बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, तो वो होते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को करनी चाहिए, किसके लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। तो ये क्वेश्चन था। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों यूनिट में से किसी भी एक क्वेश्चन को आपको डिफाइन करना है। और ये याद रखिए कि अगर आपका क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स का है तो कम से कम आपको 5 पेजेस आपको जरूर भरने हैं। 5 पेजेस। अब मैं ये नहीं कह रही कि 5 पेजेस में आप अपनी क्वालिटी डाउन कर दे, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों ही मायने रखती हैं, तभी आपको मार्क्स अच्छे स्कोर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल फेल इन प्लानिंग। मतलब कि प्लानिंग की हमें डिसएडवांटेजेस लिखने हैं कि क्यों जो लोग हैं वो फेल हो जाते हैं अपनी प्लानिंग को लेके। हाउ विल बी इस्टेब्लिश अ प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। सीधी सी बात यहाँ पर आपको पहले तो लिखना है कि प्लानिंग के कौन कौन से बैरियर्स हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्लानिंग है वो खराब हो गई है। और सेकंड लिखना है कि किस तरीके से आप उस प्लानिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर जो भी बैरियर्स क्रिएट हुए हैं उसको आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो, ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना है प्लानिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ यू आर अ मैनेजर। अब ये भी देखो एक स्टेटमेंट टाइप आ गया कि अगर आप मैनेजर हो, आपको सपोज करके देखना है, यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग यहाँ पर आपको चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस से जरूर रिलेट करेगा, लेकिन इसमें आपको अपनी कुछ बातें भी लिखनी है। आपको अज्यूम करना है कि आप एक मैनेजर हो। वुड यू डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, क्या आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अपनी जो अथॉरिटी है उसको डिसेंट्रलाइज रखेंगे। डिसेंट्रलाइज पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, तो ये आप वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो यहां पर जो डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी को क्या आप फॉलो करोगे, अगर आप एक कंपनी के मैनेजर बन जाओ तो आपको कुछ रीजंस देने हैं कि आप क्यों अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर क्यों आप डिसेंट्रलाइजेशन जो अप्रोच है उसको फॉलो करोगे। हाउ वुड यू मेक श्योर दैट यू डिड नॉट डिसेंट्रलाइज्ड टू मच। और आपको जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ज्यादा भी नहीं जाना होता, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप किस तरीके से अपने आप को श्योरिटी दोगे या किस तरीके से श्योर करोगे कि आप डिसेंट्रलाइजेशन तो करोगे लेकिन इतनी भी नहीं करोगे। यहाँ पे आप डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं कि कुछ कुछ कमियां होती हैं। मैंने डिसेंट्रलाइजेशन की वीडियो में डिसएडवांटेजेस भी करवाई थी। अगर आप यहाँ पर डिसएडवांटेजेस लिखते हो कि हाँ ये कमियां हैं जिसकी वजह से हम पूरा डिसेंट्रलाइज तो फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो कमियां आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहां पर जो सेकंड यूनिट थी उसमें फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो था उसमें से भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं करने हैं। जो थर्ड यूनिट है उसमें फर्स्ट क्या कहता है कि व्हाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नीड्स टू बी लर्न्ड बाय एस्पायरिंग मैनेजर्स। तो यहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बताना है और जो मेजर चैलेंजेस हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो एक मैनेजर के सामने आते हैं जब भी एक नया या नेक्स्ट हम मिलेनियम की बात करते हैं।
मिलेनियम क्या होता है कि अगर हम बात करें 1000 साल बाद, 1000 ईयर के बाद अगर हम जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करें, एस्पिरिंग मैनेजर्स कौन से हुए, मतलब कि जो आने वाले टाइम पे जो नए नए मैनेजर्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो नए नए जो मैनेजर्स हैं वो पनप रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे नए नए मैनेजर्स हैं उनके सामने ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं आने वाले 1000 साल के अंदर। ठीक है, तो ये हमें बात इस जो क्वेश्चन है उसमें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पर्सनैलिटी, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब कि आपको पहले तो डिफाइन देना है। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफाइन लिखा हुआ है। डिफाइन का मतलब होता है डेफिनेशन। अब यहाँ पे आप एक गलती करते हो कि आप यहाँ पर डिफाइन की जगह पर आप मीनिंग लिखाते हो। मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको किसी एक पर्सन का नाम लिखना होता है और उसके बाद आपको डेफिनेशन शुरू करनी होती है विद इन्वर्टेड कोमास। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेफिनेशन, डिफाइन का मतलब डेफिनेशन देनी है पर्सनैलिटी की। अब सीधा आप डेफिनेशन तो लिखोगे नहीं, आपको पहले पर्सनैलिटी का मतलब लिखना है, फिर आप डेफिनेशन लिखो। उसके बाद इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप होने में या फॉर्मुलेट होने में। दैट मीन्स जब भी पर्सनैलिटी बनती है तो उस पर्सनैलिटी को बनने में कौन कौन से फैक्टर हमें इंपैक्ट करते हैं, हमें वो लिखना है। ऑल्सो एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी, और इसके साथ आपको कुछ क्या है एग्जाम्पल्स भी देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th यूनिट का आता है। सबसे फर्स्ट डिफाइन चेंज। चेंज क्या होता है? अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मेरी प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है। एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चेंज पुट फोर्थ विद योर आर्ग्यूमेंट्स ऑन विच इज मोर इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी और चेंज। कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो चेंज को डिफाइन करना है। डिफाइन मतलब वही आपको एक डेफिनेशन देनी है। सबसे पहले आप मीनिंग दोगे, फिर डेफिनेशन दोगे चेंज का। चेंज की डेफिनेशन देने के बाद आपको एक प्रोसेस लिखनी है कि चेंज की प्रोसेस क्या है, कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप क्या है चेंज कर पाते हो। तो उस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको एक और पॉइंट उसमें लिखना है कि आप किस चीज के फेवर में हो। किस चीज के फेवर में हो? क्या आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहे, या आप चाहते हो कि चेंजेस होते रहे? मतलब कि आप किस टाइप के पर्सन हो, आप जो नई चीजें जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते हो, या आप चाहते हो कि नहीं, जो चेंज होने ही नहीं चाहिए, हम स्टेबल रहने चाहिए। तब किस टाइप के पर्सन हो, अपने आर्ग्यूमेंट्स आपको इसमें देने हैं। तो ये भी एक जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको अपनी एनालिटिकल थिंकिंग लगाने की जरूरत है कि आप क्या सोचते हो। मेरे अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि चेंज ही हमारी डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। अगर चेंज होगा तभी हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक नई स्टेज पर लेके जाएंगे। और चेंज से रिलेटेड भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, आप वो भी देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज 9th क्या कहता है, कंफ्लिक्ट के बारे में बात कर रहा है कि व्हाट कॉजेज कंफ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे कौन कौन से रीजन हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी क्या है जो कंफ्लिक्ट है वो अराइज होते हैं। सबसे बड़ा जो कारण होता है कंफ्लिक्ट अराइज होने का, वो होता है एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम ना होना। ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो जब तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगा तब तक कंफ्लिक्ट अराइज होते रहेंगे। क्योंकि एक चीज ये मानी जाती है कि जब भी हम 4 जने इकट्ठे होंगे तो हमारे व्यू पॉइंट्स, कंफ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी से झगड़ा कर रहे हो। कंफ्लिक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी 4 लोग मिलेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो उनके अंदर कुछ मतभेद हो जाता है या वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उस कंफ्लिक्ट की बात हो रही है। तो कंफ्लिक्ट के आपको रीजन देने हैं, जिसमें मेन और फर्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम अगर नहीं है तो हमारा क्या है कंफ्लिक्ट अराइज होता है। और सेकंड इसमें कहता है कि व्हाट अप्रोच डू यू सजेस्ट फॉर कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, कि किस तरीके से जो कंफ्लिक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है उसकी मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे अप्रोच या ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आप करोगे जिससे उन कंफ्लिक्ट को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें आपको वही चीज लिखनी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दिया जाए तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं आपको ये हिंदी मीडियम का भी शो कर देती हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं तो वो भी देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको हिंदी में उस चीज को क्या बोलते हैं, तो वो भी आप यहां से देख सकते हैं।
ये फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन है, जो कि सबसे फर्स्ट तो FW टेलर का था और सेकंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का था। और सेकंड यूनिट का जो क्वेश्चन है वो हमारा प्लानिंग से रिलेटेड था, एंड ये वाला जो है वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, विकेंद्रीकरण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा थर्ड यूनिट है उसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। एंड फोर्थ यूनिट चेंज, परिवर्तन के बारे में बात की गई है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और द लास्ट क्वेश्चन इज टकराव, दैट मीन्स कन्फ्लिक्ट, और हाउ टू मैनेज, दैट मीन्स जो हमारे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, उनकी किस तरीके से प्रबंधन होनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर का क्रक्स दूं तो आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे स्टेटमेंट वाइज हैं, या फिर एक बात कहें तो एनालिटिकल थिंकिंग भी आपको चाहिए। आप सिर्फ जो बुक है वो पढ़ के गए हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और मैनेजमेंट प्रोसेस के जो ये बुक है वो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगी, इसमें आपको कुछ चीजों को अपने माइंड में लेके चलना है, क्योंकि ये जो लेवल होता है ये एमकॉम का लेवल है। बीकॉम में जो क्वेश्चन होते हैं काफी टाइम ये देखा जाता है कि ये स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा एमकॉम का लेवल जो है वो थोड़ा हाई होता है, जिसकी वजह से आपसे मोस्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं। आपके खुद का आर्ग्यूमेंट पूछा जाता है कि आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको खुद के बारे में बताना है कि आपके अंदर इस चीज को लेके क्या क्या पॉइंट्स जनरेट होते हैं, वो चीजें आपसे इसमें पूछी जाएंगी। तो इसके लिए यही है, क्रिएट योर एनालिटिकल थिंकिंग। एमकॉम लेवल में ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो पेपर्स हैं आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।